दोस्तों, आज से 2 दशक पहले इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में बसनल का नाम सबसे ऊपर होता था, लेकिन जियो पर से गिरकर छठे नंबर पर आ गया, क्योंकि 2016 के बाद बसनल को हमेशा एक जनरेशन पीछे रखा गया है। जब मार्केट में 4G आ चुका था, तो BSNL स्पीड टेस्ट। दोस्तों, BSNL का कनेक्शन उस ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है जब कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ यानी तार का इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में यह डिपार्टमेंट अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो टेलीग्राफ की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ओन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट के कंधों पर आ गई थी। इसके बाद डॉट ने कई सब्सिडरी कंपनीज की शुरुआत की, जिनके जरिए वो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम करने लगे। साथ ही इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लाइंस के जरिए दुनिया के बाकी देशों से भी जोड़ा। इधर 90 के दौर में कई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में अपने पैर जमाने लगी थी। इन्हीं से compete करने और सर्विसेज ऑफ पॉलिसीज पर सही से काम करने के लिए सरकार ने 1999 में डॉट को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से पहला था DTS और दूसरा था DT। डॉट का काम अब सिर्फ पॉलिसीज बनाना था और सर्विस प्रोवाइड करने का काम DTS के हाथों में आ गया था। फिर आया 1 अक्टूबर 2000 का दिन, जब सरकार ने DTS का नाम बदलकर बसनल कर दिया और इस तरह उस BSNL की शुरुआत हुई जिसने पूरे भारत को कनेक्ट करने का काम किया था। BSNL को PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाया गया था, ताकि कंपनी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़े और यह आसानी से प्राइवेट कंपनीज का मुकाबला कर सके। BSNL को बनाने का मकसद था कि देश में टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क को फैलाकर हर नागरिक को कॉल और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जा सके, जिसका असर यह हुआ कि साल 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G और 2005 में ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑन की गई। अपने शुरुआती दौर में इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखी और कुछ ही सालों में इससे 2.5 करोड़ कस्टमर्स जुड़ चुके थे। साथ ही यह 1 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को सर्विस दे रहा था। इस दौरान कंपनी ने 10133 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। BSNL अपने कस्टमर बेस को इतनी तेजी से बढ़ा रहा था कि साल 2006 से 2007 के बीच इसका मार्केट शेयर 31% तक चला गया था। लेकिन इस बढ़ते मार्केट शेयर के बावजूद इसका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा था, क्योंकि 2006 से 2007 के बीच इसने 806 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, जो इसके 1 साल पहले के मुकाबले 2374 करोड़ कम था। और यहीं से इस कंपनी के स्ट्रगल का एक ऐसा सिलसिला चला कि यह अपनी पुरानी पोजीशन पर कभी भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि मार्केट में राज करने वाला BSNL समय के साथ डूबता चला गया। दरअसल इस कंपनी के अंदर 2004 से ही एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, जिसके मास्टरमाइंड थे उस समय के यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन दयानिधि मरण। इस केस को टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम के नाम से जाना जाता है, जिसका BSNL पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। एक्चुअली दयानिधि मरण ने अपने घर पर एम्फेसिस के लिए टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल दयानिधि मरण के पारिवारिक बिजनेस सन टीवी नेटवर्क में यूज किया जा रहा है। इस स्कैम से BSNL को 1.78 करोड़ का चूना लगा। अभी BSNL इस लॉस को रिकवर करने में लगा ही हुआ था कि तभी 2008 में 2G स्कैम हो जाता है, जो भारत के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल में से एक था। इस स्कैम में स्पेक्ट्रम लाइसेंस को मार्केट वैल्यू के मुकाबले बहुत ही कम प्राइस पर एलोकेट किया गया था, जिससे गवर्नमेंट को लगभग 176,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। एक्चुअली उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने कंपनीज को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाव की नीति पर लाइसेंस दिया था, जिसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज को बहुत ही कम प्राइस पर स्पेक्ट्रम मिला था। लेकिन जब यह मामला सामने आया तो बड़े लेवल पर CBI इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और बाकी कंपनीज के साथ साथ BSNL के टेंडर की भी जांच होने लगी, जिससे इस कंपनी के ऑपरेशंस और कई दूसरे अहम प्रोजेक्ट स्लो पड़ गए और फिर इसे लॉसेस का सामना करना पड़ा। 2007 से 2010 के बीच इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी और मार्केट में नए नए प्लेयर्स उतरते जा रहे थे। सभी प्राइवेट कंपनीज तरह तरह के प्लान ऑफर करके वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इस दौरान BSNL पूरी तरह सुस्त पड़ा था और 2010 में इसका मार्केट शेयर गिरकर मात्र प्रतिशत पर आ चुका था। इसका असल वजह सरकारी एम्प्लॉयर्स का निठल्लापन है या गवर्नमेंट का करप्शन पर BSNL की तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश देखने को नहीं मिली
जैसा प्राइवेट कंपनीज कर रही थी। यही वजह था कि 2010 से 11 के बीच बीएसएनएल को 6,384 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो 2011 to 12 में बढ़कर 8,851 करोड़ हो गया। और इस दौरान बीएसएनएल ने अपने मार्केट शेयर को बहुत ही मैसिवली लूज किया था। पर दोस्तों, यह तो फिर भी गनीमत थी, क्योंकि 2016 के बाद से कंपनी के लिए चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई। दरअसल 5 सितंबर 2016 को रिलायंस ने जियो के लिए फ्री रखा था और लोग भी जियो की तरफ आकर्षित हो रहे थे। एयरटेल ने मिलकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में शिकायत की कि जियो को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद ट्राई ने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया और जियो में फैसले लेते हुए कहा कि इसकी प्रमोशनल स्कीम किसी भी रेगुलेशंस का उल्लंघन नहीं कर रही है। अब ट्राई के इस फैसले से वोडाफोन आइडिया, लेकिन यहां भी फिर से जियो ने बाजी मार ली, ट्राई के फैसले का सपोर्ट किया था। और दोस्तों, इस फैसले से यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जियो को बढ़ावा दिया। जियो के करोड़ सब्सक्राइबर्स थे और जियो के आने के बाद कई कंपनीज या तो बिक चुकी थी या फिर उनका कारोबार हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सिर्फ एयरटेल बचा था, क्योंकि इसका मार्केट शेयर अब 9% पर आ चुका था। जियो 4G के लॉन्च होने के बाद बाकी की सारी कंपनीज भी 4G पर स्विच हो चुकी थी, सिवाय एक कंपनी के जो थी बीएसएनएल। 10 के आसपास जब देश में स्मार्टफोन यूजर्स बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हुए थे, तब सरकार ने बीएसएनएल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सालों के अंदर बीएसएनएल की सर्विसेज सबसे ज्यादा खराब हो गईं। खासकर इसका कस्टमर सर्विस तो इतना ज्यादा बेकार था कि लोग शिकायत करने की जगह अपना नंबर बदलना ज्यादा बेहतर समझते थे। न बीएसएनएल पर कॉलिंग अच्छे से होती थी और ना ही इंटरनेट चलता था। साथ ही इसका नेटवर्क कवरेज भी बहुत ही कमजोर हो चुका था। इसके अलावा यह नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जगह प्राइवेट कंपनीज के साथ प्राइस वॉर में फंस चुका था। स्लो डिसीजन मेकिंग और ब्यूरोक्रेसी की वजह से यह मार्केट में आ रहे बदलाव पर जल्दी से एक्शन नहीं ले पाया। इसका असर यह हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इस कंपनी की लॉसेस 15,000 करोड़ गिरकर 6% पर आ चुकी थी। वहीं पिछले कुछ सालों में ऐसी नौबत आ गई थी कि सभी को यह लगने लगा था कि बीएसएनएल का बंद होना तय है। हालांकि सरकार ने इसे प्रॉफिटेबल बनाने की कई कोशिशें की हैं। जैसे कि साल 2021 में इस कंपनी को 40,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था, जिसमें से आधा अमाउंट शॉर्ट टर्म डेट को भरने में चला गया, तो वहीं आधे को कंपनी के ऊपर खर्च किया गया था। लेकिन यह अमाउंट बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि कंपनी के लॉसेस हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं और फिलहाल इस पर 22,889 करोड़ का कर्ज भी है। हाल यह है कि बीएसएनएल अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रहा। साल 2022 में इसे बचाने के लिए सरकार ने दोबारा 1,64,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसे बीएसएनएल अपनी सर्विसेज में सुधार लाने, अकाउंट्स को मजबूत करने और फाइबर नेटवर्क का एक्सपेंशन करने में लगाने वाला है। अब देखो, जियो क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर का ट्रेंड सेटर बन चुका है, ऐसे में अगर वो प्राइस हाई करेगा तो उसके पीछे पीछे बाकी भी प्राइस बढ़ाकर उनका फायदा उठाया जाता है। साथ ही कम कंपटीटर्स होने की वजह से कस्टमर्स के पास अब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन बचे हैं। यानी लोग इन प्लान्स को महंगे दामों में लेना तो नहीं चाहते, पर उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे में लाखों लोग इन चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर बीएसएनएल की तरफ देख रहे हैं। जैसे हैशटैग भी वायरल हो रहे हैं। सवाल यह है कि इस ट्रेंड से बीएसएनएल का क्या होने वाला है। सोशल मीडिया बॉयकॉट और महंगे प्लान्स की वजह से बीएसएनएल सिम की बिक्री में इजाफा हुआ है। बिहार और झारखंड के धनबाद में हर रोज बीएसएनएल के लगभग 500 सिम बिक रहे हैं। हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।